हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्रिमिनल लॉ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, प्रोसीजरल है पूरे नेचर में। किस तरीके से व्हेन द कंप्लेनेंट अप्रोचेस अ पुलिस ऑफिसर, फाइल लॉजेस एन एफआईआर और अप्रोचेस अ कोर्ट टू सेट द व्हील्स ऑफ क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे आज की जो हम पर्टिकुलर डिस्कशन है वो बहुत ही संक्षिप्त शॉर्ट रखने वाले हैं। ये इसके बारे में बात करने वाले हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो इनिशिएशन है, कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई का इनिशिएशन है वो किस तरीके से शुरू होता है और कौन शुरू कर सकता है। और हम दूसरा जो अंतर समझने वाले हैं वो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल केसेस का अंतर समझने वाले हैं। अब इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जब हम बात करते हैं, ट्रायल प्रोसीडिंग्स की जब हम बात करते हैं, तो हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि जो अग्रीव्ड पर्सन है या जो कंप्लेनेंट है, तो अगर मेरे साथ कुछ जुर्म हुआ है, मेरे साथ कुछ अपराध हुआ है, तो मैं ही इसकी सुनवाई कर सकता हूँ, मैं ही इसकी कंप्लेंट कर सकता हूँ। सेक्शन 190 में दिया हुआ है सीआरपीसी में कि कोई भी पर्सन कंप्लेन कर सकता है अगर किसी भी तरीके का ऑफेंस जो है वो हुआ है। अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एनी पर्सन कैन अप्रोच अ कॉम्पिटेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड लॉज अ कंप्लेंट विद हिम रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो कहा जा सकता है सेक्शन 190 के हिसाब से किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कोई भी पर्सन जाके ट्रायल प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर सकता है, एक कंप्लेंट जो है वो लॉन्च कर सकता है। आपसे बोला जाए, आपसे सवाल अगर किया जाए कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से सिर्फ अग्रीव्ड पर्सन ही कंप्लेंट बन सकता है, आप इसमें अगर सिर्फ और सिर्फ एफआईआर की बात कर रहे हो, तो बात एक अलग हो जाती है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन की एग्रीव्ड पर्सन की बात करो, तो बात अलग हो जाती है। लेकिन सीआरपीसी में ऐसा एक्सप्लिसिटली कहीं पे भी कोई बार नहीं लगाया है, एनी पर्सन कैन अप्रोच अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस पूरे प्रोसीजर कोड के अंदर-अंदर कार्रवाई करने का अधिकार किसको है? कार्रवाई का मतलब क्या होता है? कार्रवाई का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, अपराध के होने से लेके उसकी इन्वेस्टिगेशन होते-होते, फिर उसके बाद जब अपराधी को पकड़ा जाता है, अरेस्ट किया जाता है, उसके बयान लिए जाते हैं, उसको न्यायालय के समक्ष अ उपस्थित कराया जाता है। उसके बाद न्यायालय उसके ऊपर चार्ज बनाता है। चार्ज बनाता है यानी कि उसके ऊपर जो अपराध जो एफआईआर में सेक्शंस में लगे हैं, कंप्लेंट में जो अपराध बताए गए हैं कि फला व्यक्ति ने फला-फला जगह पे ये अपराध किए हैं, उसको सिद्ध किया, चार्ज लगाया जाता है कि वो अपराध जो लगे हैं वो सही है। फिर हर एक चार्ज पे सुनवाई होती है कि क्या उसने ऐसा किया था कि नहीं किया था। ज़रूरी नहीं है कि जब आप कोई क्राइम करो तो आप एक ही क्राइम करा हो, आपने कई सारे क्राइम करे हो सकते हैं। चार्ज बनने के बाद फिर एग्ज़ामिनेशन होता है, फिर क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होता है, एविडेंस रखे जाते हैं, उन एविडेंस को समझा जाता है। उसके बाद सीधे आपको या तो कन्विक्ट किया जाएगा या तो आपको एक्विट किया जाएगा। तो ये पूरा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो शुरू से लेके अंत तक का जो है, इसको हम कार्रवाई बोलते हैं। तो इसमें कार्रवाई करने का अधिकार किसके पास है? अब 3 बातें आती हैं यहाँ पे। 3 बातें पहली ये आती हैं, इसमें अथॉरिटी कौन हो सकता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के पर्पसेस के लिए, फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज द पुलिस। फॉर द पर्पसेस ऑफ इंक्वायरी, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज बोथ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज वेल एज द पुलिस, राइट? और फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रायल अगर हम बात करें, तो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज द मजिस्ट्रेट हैविंग द पावर टू ट्राई अ पर्टिकुलर ऑफेंस। तो यहाँ पे जब हम ऑफेंस की बात करते हैं, तो नेचुरली क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ऑफेंसेस कई तरीके के होते हैं, आपको पता है, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। अभी हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस हैं। यूजुअली ऐसा देखा गया है कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहाँ डिफाइंड है, तो आपको डेफिनिशन तो पता चल जाएगा कि सेक्शन 2 सी और सेक्शन 2 एक्स में डिफाइंड है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। लेकिन उसका क्लासिफिकेशन क्या है? पहले तो हम बात कर लें कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई भी ऐसा अपराध है जिसमें कि पुलिस के पास पावर है कि डायरेक्टली मुजरिम को अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो अपराध होते हैं जिसमें कि पुलिस को एक वारंट की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अब ये वारंट इश्यू करने की अथॉरिटी कौन होती है? क्या आईजी होता है? क्या डीआईजी होता है? क्या शहर का एसपी होता है? या कोई जज होता है? तो वारंट इश्यू करने के लिए डीएम भी नहीं होता। वारंट इश्यू करने के लिए जो अथॉरिटी होती है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव नहीं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज़ द इश्यूइंग अथॉरिटी टू इश्यू अ वारंट अरेस्ट के लिए।
तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें पुलिस को कार्रवाई करने के लिए एक वारंट या अरेस्ट करने के लिए एक वारंट की जरूरत पड़ेगी। अब इसको इस तरीके से आप क्लासिफाई नहीं कर सकते कि हर अपराध जो कि ज़मानती है, जिसमें ज़मानत मिल जाएगी, वो नॉन कॉग्निजेबल होगा और हर अपराध जिसमें ज़मानत नहीं मिलेगी, वो कॉग्निजेबल होगा। इस तरह का अनुमान अगर आप लगा के बैठे हो, तो वो एक अलग क्लासिफिकेशन है बेलेबल, नॉन बेलेबल का और कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से अलग है। दूसरा कन्फ्यूजन अधिकतर बच्चों को जो ये रहता है कि एक ऐसा अनुमान बता देते हैं कि 3 साल से ज़्यादा सज़ा जिसमें भी है, 3 ईयर से ज़्यादा पनिशमेंट जिसमें भी है, वो सारे ऑफेंसेस 3 या 3 साल से ज़्यादा सज़ा, वो सारे ऑफेंसेस को आईपीसी में सज़ा बताई गई है, पनिशमेंट क्या है, तो अगर 3 या 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट है, तो ऐसे ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल बोला गया है और अगर 3 से साल से कम की सज़ा है, तो ऐसे ऑफेंसेस को नॉन कॉग्निजेबल बोला गया है। देखिए, ये जनरल भाषा में किसी को आपको बताना है तो आप इसको बता सकते हो, लेकिन टेक्निकली ये करेक्ट नहीं है। टू होल्ड द criteria of classification of cognizable offenses or non-cognizable offenses depending on the years maximum punishment prescribed is not a very good classification. As a law student or as a lawyer, you should not be bound by such definitions because Schedule 1 में जब आप देखोगे तो आपको कई सारे offenses ऐसे मिलेंगे, Schedule 1 of CRPC, right? जिसमें कि cognizable, non-cognizable बताते हैं offense को। So a lot of offenses you will find that which are having more than 5 years of punishment, but then they are non-cognizable. The police needs a warrant to arrest. Let's अब इसमें कोई एग्जांपल बता दें तो हस्बैंड वाइफ के बीच का विवाद हुआ। वाइफ ने 498 ए की कार्रवाई कर दी हस्बैंड के अगेंस्ट। 498 ए क्रुएल्टी क्रुएल्टी की कार्रवाई कर दी, एक एफआईआर लॉन्च कर दी कि मेरे पति ने मुझे आज रात को मारा है या फिर मारा पीटा है, ऐसा वैसा किया है। अब सजा इसमें अगर अगर ये वाकई में न्यायालय के सामने सिद्ध हो जाता है कि पति ने उसको मारा, क्रुएल्टी करी है, तो 5 साल से ज्यादा की सजा है। लेकिन क्या इसमें पुलिस आके या घर में घुस के हस्बैंड को अरेस्ट करके लेके जा सकती है क्या? कैसा कर सकती है? नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनको कि पारिवारिक, प्राइवेट नेचर का माना जाता है। तो प्राइवेट नेचर के ऑफेंसेस में यूजुअली देखा जाता है कि जो सज़ा है वो नहीं मिलनी चाहिए या उनमें सुलह की जा सकती है। प्राइवेट ऑफेंसेस के बीच में सुलह की जा सकती है। तो हस्बैंड और वाइफ के बीच की लड़ाइयों में यूजुअली आप नहीं चाहोगे कि पुलिस इंटरफेयर करे, कोर्ट इंटरफेयर करे, लड़ाइयाँ नोक-झोंक होती रहती है। कभी किसी का दिमाग सनका तो उसने जाके एफआईआर कर दी। तो उसको उतना जब तक वाइफ या हस्बैंड को इंसिस्ट नहीं करेगा कार्रवाई करने के लिए, तब तक उसमें पुलिस ज़बरदस्ती हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसलिए ऐसे ऑफेंसेस में कई बार पनिशमेंट जो है वो ज़्यादा साल की है, लेकिन पुलिस इंटरफेयर नहीं करती है। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का आखिरकार फिर क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया? तो शेड्यूल 1 के एक एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में यूजुअली जो नेचर ऑफ ऑफेंस देखा गया कि कैसा है। अगर नेचर ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक एट लार्ज है, जैसे कि रेप हो गया, रायटिंग हो गया, थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया, डकैती हो गया, ये संगीन अपराध माने जाते हैं, सीरियस ऑफेंसेस माने जाते हैं एंड दीस ऑफेंसेस आर कंसीडर्ड नॉट अगेंस्ट वन इंडिविजुअल बट अगेंस्ट द स्टेट। अगर आप रिपीटेड ऑफेंडर हो या आप किसी का रेप करते हो, मर्डर करते हो या अटेम्प्ट टू मर्डर करते हो, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो इसमें होता क्या है? इसमें होगा ये कि आपको सोसाइटी, समाज का दुश्मन देखा जाएगा और जब आपको समाज का दुश्मन देखा जाएगा तो उसमें कानून चाहेगा कि ऐसे व्यक्ति जो कि समाज के दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं, इनको रोका जा सके। इसमें इमीडिएट पुलिस इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पे भी इमीडिएट पुलिस इंटरवेंशन की ज़रूरत है, वैसे अपराधों को तुरंत ही तुरंत कॉग्निजेबल बताया जाएगा। और जहाँ पे देखा जा सकता है कि जो ऑफेंस है वो प्राइवेट रॉन्ग है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट में है और उसमें पूरे समाज को किसी तरह की हानि नहीं पहुँच रही है। ठीक है, हस पति-पत्नी लड़ाई करते हैं तो पूरे समाज को क्या करना है इससे? ठीक है, पति-पत्नी में तो लड़ाई होती है, तो इसमें ऐसे ऑफेंसेस को नॉन कॉग्निजेबल डिक्लेयर किया गया। अब दू तीसरी बात, सॉरी 2 बात हो चुकी, तीसरी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या शेड्यूल 1 में ही दिए हुए हैं सीआरपीसी में? नहीं। शेड्यूल 1 में आईपीसी के जो ऑफेंसेस हैं वो बताए गए। इंडियन पीनल कोड में जो भी ऑफेंसेस हैं, वो बताए गए हैं आपको कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल की तरह शेड्यूल 1 में। काहे के शेड्यूल 1 में? सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में। लेकिन कुछ ऐसे अपराध भी होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर एक्ट से निकल के आते हैं, जैसे कि इलेक्टोरल ऑफेंसेस हैं जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में दिया हुआ है। तो उसमें जो ऑफेंसेस हैं वो उस पर्टिकुलर एक्ट में मेंशन्ड होगा कि कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑलरेडी डिफाइंड होता है। इट इज नॉट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड वेदर एन ऑफेंस वुड बी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल।
तो यहाँ पे ये एक जनरल जनरल लेमैन भाषा में आप अगर किसी चीज़ों को आपको समझना है तो इन बातों का आप ध्यान रख सकते हो। और व्हील्स ऑफ क्रिमिनल लॉ को अगर मोशन में सेट करना है तो यहाँ पे आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि हम कई सारे स्टेजेस में इस चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे कि प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स में हम पढ़ेंगे, फिर हम पावर ऑफ पुलिस पढ़ेंगे अरेस्ट करने की क्या-क्या होती है, फिर पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पढ़ेंगे कि उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कौन-कौन सी पावर्स होती हैं। उसके बाद हम हाउ टू ब्रिंग द अक्यूज्ड, हाउ टू ब्रिंग द विटनेसेस इनटू बिफोर द कोर्ट, तो उसमें समन और वारंट की बात करेंगे। वहीं पे हम समन केसेस, वारंट केसेस और समरी ट्रायल के केसेस की बात करेंगे। फिर इनिशिएशन ऑफ चार्ज, देन एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, थोड़ा बहुत इसमें एविडेंस का तड़का डाल देंगे और उसके बाद हम इस पूरे प्रोसेस को हम एक का एक समझेंगे। तो अभी जो आपके लिए समझना ज़रूरी था, वो नेचर ऑफ ऑफेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस इनटू कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। व्हाई? बिकॉज़ सम ऑफेंसेस demand immediate intervention by the police, and it has been explicitly mentioned in the schedule 1 of CRPC. And if any such offense is being declared by any other act apart from IPC, then it will be mentioned in that act which offense would be cognizable and which offense would not be cognizable. And making a distinction between cognizable and non-cognizable offense on the basis of maximum punishment which is prescribed is not a very good classification, right? So do not make it a ब्रह्मा की लकीर कि ऐसा ही होता है। तो इन बातों का आप ध्यान में रखिए। फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अक्यूज्ड को कन्विक्ट, सॉरी, अक्यूज्ड को कन्विक्ट मानता रहता है। किस तरीके से अक्यूज्ड को न्यायालय के समक्ष लाया जाता है। अगले लेक्चर में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं।